हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 19 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 19 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम कल के पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, रिसेंटली ईरान हैज़ लॉन्च्ड इट्स न्यू करेंसी बाय द नेम ऑफ ए रियाल, बी डॉलर, सी टोमन और डी रेनमिनबी। तो इसका सही आंसर है सी टोमन। ईरान ने टोमन नाम से करेंसी स्टार्ट की है अभी हाइपर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन था, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन इज अ पार्ट ऑफ विच स्टेट और विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश और डी पंजाब। तो इसका सही आंसर है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। गिलगित बाल्टिस्तान रीजन लद्दाख यूटी का बिल्कुल नॉर्थ का पार्ट है जो पीओके में आता है और जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोला जाता है। ये पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में है करेंटली, लेकिन इंडिया के लद्दाख यूनियन टेरिटरी का पार्ट है। तो आज की पहली न्यूज़ है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन फेल्स टू सील्ड मॉन्कीज फ्रॉम वायरस। एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा और उन्होंने एक पर्टिकुलर वैक्सीन का यूज़ किया है मॉन्की में कि देखा जा सके कि मॉन्की में अगर ये पर्टिकुलर वैक्सीन सक्सेसफुल होती है तो इंसानों पे भी इसके ट्रायल स्टार्ट किए जा सकते हैं। तो ये हाई प्रोफाइल पोटेंशियल वैक्सीन टेस्ट किया गया मॉन्कीज़ में, बट ये ट्रायल फेल हो गया है। यहाँ पर ये जो रिसर्चर्स हैं ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, दे फेल टू प्रोटेक्ट द वैक्सीनेटेड मॉन्कीज़ फ्रॉम बीइंग इन्फेक्टेड बाय वायरस। पहले मंकी को वैक्सीन दी गई, उसके बाद वायरस से इन्फेक्ट कराया गया तो ये वायरस से बच नहीं पाया और वायरस से इन्फेक्शन फैल गया मंकी में। जिस वैक्सीन की बात की जा रही है वो वैक्सीन है CHADOX1N-CoV-19। वैक्सीन का नाम है CHADOX1N कोरोना वायरस 19। ये एक तरह के वायरस का वीक फॉर्म है और ये कौन सा वायरस है? ये कॉमन कोल्ड वायरस है जिसका नाम है अडेनो वायरस। तो अडेनो वायरस का एक वीक फॉर्म है जिसको वैक्सीन के तौर पर यूज़ किया जा रहा है इस पर्टिकुलर ट्रायल में। ये जो वायरस है ये चिंपैंजीज को अफेक्ट करता है, लेकिन इसको नर्चर किया गया है कि वो ह्यूमन में रेप्लिकेट ना करे, इसी कारण से ह्यूमन में इसको एज ए वैक्सीन यूज़ किया जा सकता है। तो इस वायरस का नाम इंपॉर्टेंट है CHADOX1N कोरोना वायरस 19 और ये एक कॉमन कोल्ड का वायरस है जिसको बोला जाता है अडेनो वायरस। इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने का प्लान था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो वैक्सीन है अगर इसका ट्रायल सक्सेसफुल होता तो इसको ह्यूमन में टेस्ट किया जाना था। उसके बाद इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बड़े लेवल पर बनाई जानी थी। ये 7 कंपनियां हैं ग्लोबल लेवल पर जो इस वैक्सीन को बनाने के लिए अभी कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी ट्रायल अनसक्सेसफुल हुआ है तो इसमें फर्दर स्टडी की जाएगी और उसके बाद ही आगे ह्यूमन ट्रायल और उसके बाद वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाएगी। ये जो ट्रायल है इसका फर्स्ट फेज अभी चल रहा है और मई महीने में ये फर्स्ट फेज कंप्लीट होने की बात की जा रही है और इसके बाद जो सेकेंड फेज है ये सितंबर 2020 तक चलेगा। तो अलग ट्रायल किए जाएंगे जिसमें अगर सक्सेसफुल होती है तो ये फर्दर वैक्सीन के लिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और वैक्सीन के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया जाना है वो भी इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है जो पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा बड़े लेवल पर बड़े पैमाने पर इस वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग किया जाना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करीब 4 से 5 मिलियन डोजेज ये मई महीने तक बनाने का प्लानिंग था। तो अब ये जो ट्रायल है इसमें ऑलरेडी हेल्दी वॉलंटियर्स पे ये इसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है इस पोटेंशियल वैक्सीन को और इस पे सेफ्टी रिलेटेड जो टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं। ये जो वायरस है जो हमने अभी देखा था एडेनो वायरस जिसको वैक्सीन में यूज़ करके कोरोना वायरस की एक पोटेंशियल वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा। सीरम इंस्टीट्यूट ने करीब 400 करोड़ रुपए कमिट किए हैं कोरोना वायरस की वैक्सीन से रिलेटेड रिसर्च और प्रोडक्शन में और इसकी 10 मिलियन डोजेस रेडी किया जाना है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अब ये इंस्टीट्यूट न्यूज़ में है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मेडिसिन मैन्युफैक्चरर है इंडिया में जो इम्यूनोबायोलॉजिकल ड्रग बनाता है। इसकी स्थापना की थी साइरस पूनावाला ने 1966 में 1966 में ये इस्टेब्लिश किया गया था बाई साइरस पूनावाला और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ड्रग मैन्युफैक्चरर है या वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है अगर हम नंबर ऑफ डोजेस के हिसाब से किसी कंपनी को चेक करें तो नंबर ऑफ डोजेस के हिसाब से ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसर मानी गई कंपनी है।
नेक्स्ट न्यूज़ है उड़ीसा वेस्ट बंगाल ब्रेस फॉर एम्फन। एम्फन साइक्लोन की हमने बात की थी, उड़ीसा में ये आने वाला था और उड़ीसा में अब ये बड़े पैमाने पर इसने सुपर साइक्लोन का फॉर्म ले लिया है। स्टॉर्म का जो सिस्टम है जो ओरिजिनेटेड हुआ, इट वाज ओरिजिनेटेड इन बे ऑफ बंगाल और उसके बाद ये मूव किया इसने नॉर्थ डायरेक्शन में, उड़ीसा वेस्ट बंगाल अब बांग्लादेश की साइड इसका जो मूवमेंट है वो देखा जा रहा है। अब इसने सुपर साइक्लोन का जो फॉर्म है वो ले लिया है, ऐसा बताया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो कल हमने साइक्लोन देखा था, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं हम साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन एक लार्ज स्केल एयर मास है जो कि रोटेट करता है लो प्रेशर सेंटर के अराउंड। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई सेंटर होगा तो उसके चारों ओर एयर रोटेट करती है, ऐसे जो फॉर्म है उसको साइक्लोन कहा जाता है। अगर ये जो रोटेशन है एयर का ये एंटी क्लॉकवाइज हो, इसका मतलब है कि नदर्न हेमिस्फीयर में ये पर्टिकुलर साइक्लोन बना है, और अगर इसका रोटेशन एयर का रोटेशन क्लॉकवाइज हो तो सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का बनना माना जाता है। तो साइक्लोन कई तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन होते हैं या फिर टॉर्नेडो होते हैं। तो ये इनकी पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। ये न्यूज़ में यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात बताई जा रही है। बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन जनरेट होते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही होते हैं और नॉर्मली ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा हिट करते हैं। इसकी वजह से ईस्टर्न कोस्ट जो कंट्री का है वो सबसे ज़्यादा रिस्की माना जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। अब ये जो साइक्लोन होते हैं इनका वर्ल्ड में अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग नाम है। अगर हम एटलांटिक ओशियन या पैसिफिक ओशियन, जो भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अराउंड पैसिफिक ओशियन है या एटलांटिक ओशियन है, तो वहाँ पर इसको हरिकेन कहा जाता है। जो इंडियन ओशियन का एरिया है उसमें ये जो साइक्लोन है इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन ही बोला जाता है। अगर हम जापान की साइड जाएं, जापान, साउथ कोरिया और चाइना यानी कि वेस्टर्न पैसिफिक रीजन की साइड देखें तो वहाँ पर अगर ऐसे साइक्लोन बनते हैं तो उनको टाइफून बोला जाता है। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया के आसपास ऐसा लो प्रेशर डिप्रेशन की कंडीशन बनती है तो वहाँ पर ऐसे साइक्लोन को विली विली के नाम से बोला जाता है। तो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग नाम है इन साइक्लोन्स के। और इसका जो कारण है बनने का, सबसे बेसिक कारण है, पहले तो ट्रॉपिकल साइक्लोन सी सरफेस पे बनते हैं यानी कि समुद्र में बनते हैं, ओशियंस पे बनते हैं। फर्स्ट ये कंडीशन मीट आउट होनी चाहिए। उसके बाद जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वो कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ही ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो जेनेसिस है वो पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद उन लोकेशंस पे जो कोरिलियस फोर्स है वो होनी चाहिए सो दैट जो एयर है उसका मूवमेंट या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हो सके। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट साउथ हेमिस्फीयर में होता है। तो अभी इंडिया में ये जो एम्फन साइक्लोन की बात की जा रही है ये बे ऑफ बंगाल में ओरिजिन हुआ, तो सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा होगा और उसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात की। अब इसके अलावा यहाँ पर आईएमडी के बारे में बताया गया है। आईएमडी ने ये जो वार्निंग है इसकी वार्निंग उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को दी है और वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्रोवाइड किया है। तो आईएमडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी नेचुरल डिजास्टर के समय जो भी एडवाइजरी जारी की जाती है, नोटिफिकेशन जारी की जाती है या फिर वार्निंग जारी की जाती है वो आईएमडी के द्वारा जारी की जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है और ये एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन या मौसम रिलेटेड जितने भी फिनोमेना होते हैं उनको ऑब्जर्व करने का काम करती है, वेदर फोरकास्टिंग करती है और सिस्मोलॉजी रिलेटेड एडवाइजरी जारी करती है। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसके हंड्रेड्स ऑफ स्टेशंस हैं इंडिया एंड अब्रोड। अब्रोड में मेनली अंटार्कटिका रीजन में भी आईएमडी के द्वारा स्टेशन इस्टेब्लिश किए गए हैं। इसका फॉर्मेशन 1875 में किया गया था, 1875 में इसको बनाया गया था। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स में से एक सेंटर है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड लेवल पर जो मौसम की जानकारी है, मौसम से रिलेटेड एडवाइजरी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटेड ग्लोबल लेवल पे सारी सुपरविजन WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है और स्पेसिफिक इंडियन ओशियन रीजन में WMO को रिप्रेजेंट करने का काम और WMO के लिए एक स्पेशलाइज एजेंसी का काम किया जाता है IMD के द्वारा। इसी कारण से इंडियन ओशियन में जितने भी
साइक्लोन बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं, उनकी फोरकास्टिंग का काम आईएमडी के पास है, उनके नेमिंग करने का, उनको नाम रखने का, नॉमेनक्लेचर का काम आईएमडी के पास है। इवन जो भी वार्निंग डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है बाकी कंट्रीज़ में भी, तो वो भी आईएमडी के द्वारा ही किया जाता है। जो ये पूरा एरिया है उसमें वेस्टर्न साइड तो पर्शियन गल्फ है और सबसे ईस्टर्न पॉइंट माने तो गल्फ ऑफ मलक्का। तो पर्शियन गल्फ से गल्फ ऑफ मलक्का में अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ का इंडियन ओशियन, अंडमान सी, ये सारे एरियाज रिलेटेड हैं और इनमें जो साइक्लोन की एडवाइजरी जारी की जाती है वो एमडी के द्वारा जारी किया जाता है। अब ये जो एम्फन साइक्लोन है, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, एम्फन साइक्लोन। इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे हो रही है? इसकी ट्रेजेक्ट्री इस तरह से, यहाँ पर वो नॉर्थ उड़ीसा से होकर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की तरफ मूव कर रहा है। ये सुपर साइक्लोन बनने का मतलब है कि जो विंड वेलोसिटी है ये बहुत ज़्यादा हाई है। विंड वेलोसिटी जो नॉर्मली ऐसे देखी जाती है, विंड वेलोसिटी किसी साइक्लोन के अराउंड, तो नॉर्मल साइक्लोन की अपेक्षा में, नॉर्मल साइक्लोन में अगर एम्फन की हम बात करें तो एम्फन का जो विंड वेलोसिटी है ये 160 से 170 किलोमीटर के करीब मानी जा रही है, 160 से 170 किलोमीटर। और इसको 4 कैटेगरी का एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म माना जा रहा है, 165 से 175 किलोमीटर की कैटेगरी का है। इससे पहले भी 2013 में साइक्लोन फैलिन आया हुआ है उड़ीसा में, और 1999 में एक सुपर साइक्लोन ने स्ट्राइक किया था जिसने बड़े लेवल पर लॉस किया था उड़ीसा के काफ़ी रीजन्स में। तो करीब 20 साल में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल साइक्लोन्स में से एक साइक्लोन माना जा रहा है। इसकी जो सीवियरिटी है ये कैटेगरी 4 की सीवियरिटी मानी जा रही है, जिसे बोलते हैं एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन फॉर्म। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन का कैटेगरी 4 का विंड स्पीड है इसका 165 से 175 किलोमीटर पर आवर का विंड स्पीड है। साइक्लोन फानी की जो विंड स्पीड थी, जो पिछले साल आया था उड़ीसा में, उसकी विंड स्पीड थोड़ी सी कम थी इससे। तो इसमें ऐसे उम्मीद की जा रही है कि हैवी से एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकती है इस साइक्लोन के द्वारा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे, जहाँ तक ये साइक्लोन जा रहा है। यहाँ पर साइक्लोन का अगर हम पाथ देखें तो साइक्लोन उड़ीसा में स्ट्राइक करने वाला है और उड़ीसा के बाद ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह का इसका जो पाथ है वो होगा, ऐसा बताया गया आईएमडी के द्वारा। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियाज वायरस टैली क्रॉसेस 1 लाख, फैटेलिटी काउंट माउंट टू 3157। इंडिया में टोटल कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड जो लोग हैं उनकी काउंट ने 1 लाख के आंकड़े को पार कर दिया और टोटल जो डेथ पर्सन है वो 3157 हो गए हैं। अब अगर हम आज का डेटा देखें, ये आप देख सकते हैं कोरोना वायरस के जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है वो इंडिया में 1,01,261 हो गए हैं। जो टोटल नंबर ऑफ डेथ है ये 3,164 हो गई हैं और रिकवर्ड पर्सन करीब 39,233 हो गए हैं, यानी करीब 40,000 लोगों ने रिकवर किया है। 3,000 से ज़्यादा लोग मरे हैं और 1 लाख से ज़्यादा टोटल इन्फेक्शन लोगों की संख्या पहुंच गई। नेक्स्ट न्यूज़ है 83 LCA MK1A डील हाई प्रायोरिटी। इंडियन एयरफोर्स चीफ, अभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं ACM भदौरिया, इनके द्वारा कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स अपना सेकेंड स्क्वाड्रन ऑफ इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इस्टेब्लिश बनाने वाला है तमिलनाडु में। और उसके लिए जो तेजस एयरक्राफ्ट है, जो इंडिया का इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसकी सेकेंड स्क्वाड्रन बनाया जाएगा। और जो भी 83 LCA की प्लानिंग है एयरफोर्स के द्वारा, वो अगले 3 महीने में इसकी डील साइन की जाएगी। LCA क्या होता है? LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो एयरफोर्स के द्वारा अलग अलग ऑपरेशंस में यूज़ किए जाते हैं। हाँ, जो लाइट मिशन होते हैं, लाइट स्ट्राइक मिशन होते हैं, वहाँ पर LCA बहुत ज़्यादा ईजी है ऑपरेट करने को एयर इंडिया के लिए। और इसके बाद जो इंडिजीनियस प्रोडक्शन है वो बढ़ने की उम्मीद है। LCA मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया जा रहा है? LCA मैन्युफैक्चर किया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। और काफ़ी डेवलपमेंट MK1A वेरिएंट जो LCA का है उससे रिलेटेड HAL के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इससे इंडिजीनियस प्रोडक्शन बढ़ेगा और जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा तेज़ी से की जा सकती है इस डील के बाद। अभी यहाँ पर सुलूर में ये जो कमांड है वो बनाने की बात की जा रही है। सुलूर की लोकेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। और तमिलनाडु में, ये आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, तमिलनाडु में यहाँ पर कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में सुलूर स्थित है। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एयर इंडिया के द्वारा LCA तेजस की एक सेकेंड स्क्वाड्रन बनाई जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, न्यू टेक्निक फॉर लंग ट्रीटमेंट ऑफ न्यूबॉर्न्स लॉन्च्ड इन जयपुर। जयपुर में एक हॉस्पिटल के द्वारा एक नई टेक्निक डेवलप की गई है जो न्यूबॉर्न में लंग ट्रीटमेंट
की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करेगा। तो न्यूबॉर्न में लंग का ट्रीटमेंट किया जाएगा इस टेक्निक से। ये रिसेंट मेडिकल टेक्निक जिसका पूरा नाम है लीसा, लेस इन्वेसिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लेस इन्वेसिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इस टेक्निक के द्वारा जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनमें जो ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होता है या लेस वेट के कारण लंग अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए लीज़ा टेक्निक यूज़ की जानी है। लीज़ा का फुल फॉर्म है लेस इन्वेसिव सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये जयपुर के एक हॉस्पिटल के द्वारा डेवलप किया गया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लंग डिजीज़ और रेस्पिरेटरी डिजीज़ सिंड्रोम एमंग प्रीमेच्योर बेबीज़। ज़्यादातर प्रीमेच्योर बेबीज़ हॉस्पिटल में जो एडमिट हुए हैं उनमें लंग का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखा गया है और लंग के डेवलप ना होने का कारण है, जिसके कारण बच्चों को एडमिट करवाया जाता था। अब लंग अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं तो जो ब्रीथिंग का प्रॉब्लम है वो भी देखा गया है न्यूबॉर्न बेबीज़ में, तो इस कारण से उन्हें आईसीयू में रखना पड़ता था। तो ये जो मुद्दा है इसको सॉल्व करते हुए ये नया ट्रीटमेंट जो नई टेक्निक जयपुर के डॉक्टर्स के द्वारा बनाई गई वो काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। लीसा टेक्निक हैज़ बीन फाउंड टू बी वेरी हेल्पफुल इन मिनिमाइजिंग द साइड इफ़ेक्ट्स। इसमें साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी कम है, इस कारण से ये बच्चों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लिए काफ़ी सूटेबल टेक्निक मानी जा रही है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू मिनिमाइज डैमेज टू फ्रेजाइल प्रीमेच्योर लंग्स। तो प्रीमेच्योर जो लंग्स है न्यूबॉर्न बेबीज़ के, उन लंग्स को बचाना और प्रोटेक्ट करना इस टेक्निक का ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। तो ये जो टेक्निक है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है। लीसा टेक्निक प्रीमेच्योर बेबीज़ के लंग्स से रिलेटेड है। यहाँ पे सेकंड न्यूज़ है फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी बीइंग डिस्ट्रॉयड एलिज्ड ट्राइबल्स। उड़ीसा में कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल्स के द्वारा ये बोला गया है कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के द्वारा उनकी जो फॉरेस्ट है उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और बिना ग्राम सभा के अप्रूवल के कमर्शियल प्लांटेशन एक बड़े लेवल पर किया जा रहा है। फॉरेस्ट लाइवलीहुड का मेन सोर्स होते हैं ट्राइबल्स के लिए, और जो भी फ्रूट्स फॉरेस्ट पे होते हैं या बाकी जो प्रोडक्ट है फॉरेस्ट के, उनसे अपनी लाइवलीहुड चलाई जाती है इन ट्राइबल्स के द्वारा। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्राइबल ग्रुप के लिए, और अगर फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ट्राइबल्स का जो सर्वाइवल है वो खतरे में पड़ सकता है। तो इसीलिए सर्वाइवल को लेकर यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में और कमर्शियल प्लांटेशन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बड़े लेवल पर किया जा रहा है फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके, बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करके, उसकी बात यहाँ पर आर्टिकल में की गई है। तो यहाँ पर मेन एक एक्ट के बारे में दिया गया है जिसका नाम है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। फोर्सफुल कमर्शियल प्लांटेशन विदाउट अप्रूवल ऑफ ग्राम सभा इज अगेंस्ट दिस लॉ, अगेंस्ट फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो ये एक्ट क्या है ये हम देख लेते हैं। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ये 2006 का एक्ट है जिसका पूरा नाम शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्राइबल्स फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है। ये एक की पीस ऑफ फॉरेस्ट लेजिस्लेशन है जो 2006 में पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट भी बोलते हैं, ट्राइबल राइट एक्ट भी बोलते हैं, इवन ट्राइबल बिल या ट्राइबल लैंड एक्ट भी बोला जाता है। ये जो लॉ है ये मेनली है फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी के राइट्स को लेकर। जो भी लोग ट्राइबल्स लोग हैं या जो फॉरेस्ट में कम्युनिटी रहती है उनके जो राइट है, उनका जो हक है वो उनको मिलना चाहिए, और इस एक्ट के थ्रू वही इंश्योर किया जाए, इसलिए पार्लियामेंट के द्वारा ये एक्ट पास किया गया था। तो जो भी फॉरेस्ट के रिसोर्सेज है उनमें जो पहला हक है फॉरेस्ट में रहने वालों के लिए है, फॉरेस्ट में रहने वालों का हक है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ का है, ऐसा बोला गया था इस एक्ट में। और अगर उनकी इच्छा के विरुद्ध वहाँ पर प्लांटेशन किया जाए या बायोडाइवर्सिटी बर्बाद की जाए या किसी भी तरह से उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया जाए तो फॉरेस्ट राइट एक्ट का वायलेशन माना जाएगा। जो भी कानून ब्रिटिशर्स के दौरान जो अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाए थे, उन सारे कानून के बाद जो ट्राइबल्स कम्युनिटी है उनको बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला है। तो वो लॉस कंपेंसेट करने के लिए और जो भी डिसएडवांटेज में ये फॉरेस्ट कम्युनिटी है या ट्राइबल्स है उनको बहुत कम सुविधाएं हैं, तो उनके राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट पास किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर कॉल फॉर WHO प्रोब इनटू वायरस
ओरिजन, तो वायरस को ओरिजन को लेकर WHO का एक पैनल बनेगा जो एक इम्पार्शल तरीके से वायरस का ओरिजन ढूंढने की कोशिश करेगा। और इसमें इंडिया ने बैक किया था इस रिजोल्यूशन को, उसको अफ्रीकन कम्युनिटी के द्वारा भी बैक किया गया है। इंडिया बैक्ड ड्राफ्ट रिजोल्यूशन एट 73rd सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जिसे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है अफ्रीकन ग्रुप ऑफ नेशंस का। अफ्रीकन ग्रुप ऑफ नेशंस ने भी इंडिया के सपोर्टेड रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया है, जिससे कि एक ग्लोबल लेवल पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा सके, जिससे जो स्प्रेड है कोरोना वायरस का एक्चुअल ओरिजिन वो पता लगाया जा सके। ये जो असेंबली है ये 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है जो WHO की डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। इसके जो अभी डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं थेड्रोस अल्धानोम, जो करंट डायरेक्टर जनरल है। इनके द्वारा भी इस जो रिजोल्यूशन है उसको सपोर्ट किया गया और उनके द्वारा बोला गया है कि WHO के द्वारा इस पेंडेमिक के टाइम में पूरे कोविड-19 से रिलेटेड जो भी मेजर्स हैं उनको इंश्योर किया जाएगा, कंट्रीज़ में अच्छे से मेजर फॉलो किए जाएँ। और दूसरा जो ओरिजिन है कोविड-19 का वो फाइंड आउट करने के लिए एक निष्पक्ष या इम्पार्शल जो पैनल है वो बनाया जाएगा। इम्पार्शल, इंडिपेंडेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इनटू WHO कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल हेल्थ रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पेंडेमिक। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस समिट का वो है ताइवान को इनवाइट नहीं किया गया था इस 73rd असेंबली में, जिसको लेकर भी प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो ताइवान एक को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है WHO में, लेकिन चाइना इसका अपोज करता है, तो उसी कारण से ताइवान को यहाँ पर इनवाइट नहीं किया गया था। तो WHO की ये जो असेंबली है ये 73rd असेंबली है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 73वीं, और यहाँ पर कोविड-19 के वायरस का ओरिजिन ढूंढने के लिए जो पैनल है उसके लिए एक सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन पास हुआ। सेकेंड न्यूज़ है यहाँ पर अननोन सोर्सेज फंडिंग पार्टीज। ADAR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करीब 54%, 54% ऑफ इनकम जो 23 रीजनल पार्टीज़ हैं उनके जो डोनर्स हैं वो अननोन हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा जो डोनेशन है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल रही है वो अननोन सोर्सेज से मिल रही है, जिसके सोर्स का कुछ पता ही नहीं है। मोर देन हाफ ऑफ इनकम ऑफ 23 रीजनल पार्टीज हुज एनुअल ऑडिट एंड कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट वर एनालाइज्ड। उसके बाद ये पता चला है कि 2018-19 में उनके आधे से ज़्यादा जो फंडिंग का सोर्स है वो अननोन है। और ये जो डेटा दिया गया वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के द्वारा दिया गया है। ये एक पॉलिटिकल NGO है जो पॉलिटिकल फील्ड में डेटा एनालाइज करता है और डेटा पब्लिक के सामने रखा जाता है इस एसोसिएशन के द्वारा, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। तो इनके द्वारा जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जो स्टेट्स की पार्टी है, उनका एक सर्वे किया गया, उसमें ये देखा गया कि करीब आधे से ज़्यादा जो डोनेशन है वो अननोन सोर्सेज से आ रहा है। उसमें सबसे जो टॉप पर है वो है बीजू जनता दल, फिर जनता दल सेकुलर, और फिर बाकी रीजनल पार्टी हैं जिनको अननोन सोर्सेज से डोनेशंस मिल रहे हैं। बिजनेस पेज पे न्यूज़ है स्टिमुलस टू कॉस्ट ओनली अबाउट 1% ऑफ GDP। प्रधानमंत्री के द्वारा 20 लाख करोड़ का एक इकोनॉमिक पैकेज, जो गवर्नमेंट ने बताया 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज रिलीज़ किया गया कोविड-19 की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। और ये जो पैकेज है इसकी वैल्यू 10% ऑफ GDP बताई जा रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अभी काफ़ी सारे एस्टिमेट्स लगाए गए काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, और उनके द्वारा ये माना जा रहा है कि ये जो पैकेज है इसमें जो फिस्कल रिलीफ दिया जा रहा है वो करीब 0.8 to 1.2% ऑफ GDP ही है, यानी कि करीब 1% ऑफ GDP ही टोटल जो फिस्कल पे है उतना भार पड़ने वाला है। इसमें जो मेजर गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं वो रेगुलेटरी है नेचर में, जो एक तरह से बजटरी सपोर्ट ना होके केवल रेगुलेटरी हैं। दूसरा जो कारण इसका ये माना जा रहा है कि गवर्नमेंट ने ज़्यादातर गारंटी और क्रेडिट लाइंस एक्सटेंड किए हैं, लोन एक्सटेंड किए हैं MSME सेक्टर को, या फिर जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं डायरेक्टली लोगों के हाथ में पैसा काफ़ी ही कम पहुंचाया गया है गवर्नमेंट के इस पैकेज के द्वारा। और लोगों को ज़्यादातर क्रेडिट एक्सटेंड किया गया है ताकि लोग बैंक जाके क्रेडिट ले लें, लोन ले लें, और उससे अपना जो आगे का जो भी काम है वो करें। डायरेक्टली लोगों को पैसा नहीं दिया गया है। जो भी MSME है उनके साथ भी ये क्रेडिट की जो अवेलेबिलिटी वो बढ़ाई गई है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के साथ भी, और फार्मर्स और NBFC सेक्टर जो है उनके साथ भी क्रेडिट और गारंटी रिलेटेड जो मेजर्स हैं वो अडॉप्ट किए गए हैं। और ये डायरेक्टली अभी कोविड-19 की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ये इमीडिएटली कितना कारगर साबित होगा
ये तो कुछ टाइम में पता चलेगा, लेकिन डायरेक्टली पैसा ना देने के कारण जो इमीडिएट इम्पैक्ट होना चाहिए था इकोनॉमी में या लोगों की जो लाइफ है उसमें, वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जीडीपी का जो स्टिमुलस पैकेज था उसका अल्टीमेटली जो फिस्कल बर्डन है वो 1% ऑफ जीडीपी पड़ने वाला है। इसी कारण से जो इक्विटी मार्केट है या स्टॉक मार्केट है उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं देखे गए और मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ है इस पैकेज के बाद। यहाँ पर दूसरा नाबार्ड के बारे में एक आर्टिकल है, कोऑपरेटिव एंड आरआरबीज गेट 20,500 करोड़ फ्रॉम नाबार्ड। नाबार्ड ने कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को 20,000 करोड़ रुपए की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई है। अब इन बैंकों के द्वारा फर्दर फार्मर्स को, छोटी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जो लोन है वो एक्सटेंड किया जाएगा। आरबीआई ने 25,000 करोड़ रुपए की जो फाइनेंस फैसिलिटी है, रीफाइनेंस फैसिलिटी है, वो एक्सटेंड की थी नाबार्ड के लिए। अब नाबार्ड इनको आगे एक्सटेंड करते हुए नाबार्ड कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबीज को आगे प्रोवाइड करता है लोन अमाउंट, सो दैट इन बैंकों के द्वारा आगे डायरेक्टली लोगों को, फार्मर्स को, स्मॉल यूनिट्स को लोन दिया जा सके। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एक एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। ये बैंक जो है ये मेजरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रीफाइनेंस की फैसिलिटी उपलब्ध कराता है, यानी कि ये डायरेक्टली लोगों को लोन नहीं देता, लेकिन जो बैंक लोगों को लोन देते हैं जैसे कि आरआरबीज हो गए, रीजनल रूरल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक्स, उनको जो लोन देने का काम है वो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। तो ये रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है। नाबार्ड एक फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉलिसी पे भी काम करता है और जितनी भी रूरल एरियाज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं या जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बूस्टअप करने के लिए इसके द्वारा किसानों को और रूरल एरिया में अलग अलग वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए लोन एक्सटेंड कराए जाते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके जो अभी के एग्जीक्यूटिव हैं या चेयरपर्सन है वो हैं हर्ष कुमार बनवाला। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। इससे पहले हम आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, चाइना इज प्लानिंग टू बिल्ड डाइमर भाषा डैम ओवर इंडस रिवर इन विच रीजन। चाइना ने डाइमर भाषा डैम को बनाने की जो प्लान है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर किया है। ये किस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये डैम स्थित है? एक तो इसका आंसर है इंडस रिवर पर है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इंडस रिवर पर किस रिवर पर ये डैम है। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, अक्साई चिन, गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। तो इन चारों में से कौन किस लोकेशन पे ये डैम स्थित है, डाइमर भाषा डैम? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स और न्यूज़ डिस्कशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।